नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था में दृष्टिबाधित स्कूली बच्चों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पीएम मोदी के मन की बात सुनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संदेश दिया है। नए साल का ये पहला मन की बात कार्यक्रम था और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दृष्टिबाधित संस्था में मन की बात का कार्यक्रम सुना है और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं उसकी ओर ध्यान दिया है। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से मन की बात का कार्यक्रम सुना गया है और इस साल का ये पहला कार्यक्रम कितने उत्साह के साथ लोगों ने सुना है, क्या कुछ नया सीखने को मिला है सभी को? तो देखिए, जो मन की बात कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया था, इस आयोजन में खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ साथ अलग अलग नेता अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है दिव्यांग बच्चों का राजपुर रोड स्थित, वहां इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे थे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज के इस कार्यक्रम में देहरादून के एक युवक वात्सल्य का जिक्र हुआ है। हालांकि अभी ये ढूंढने का प्रयास जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये वत्सल नाम का युवक कौन है, ये क्या करता है और कहाँ रहता है। क्योंकि प्रधानमंत्री यदि अपने मन की बात कार्यक्रम में किसी का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो उसने कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो समाज के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या कुछ ऐसा किया है जो उल्लेखनीय है। तो आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है ही, साथ ही देहरादून के युवक वात्सल का जिक्र होना और भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसको अभी हम लोग और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वत्सल कौन है और इनका जिक्र क्यों किया गया और ये इस वक्त कहाँ है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। हरिद्वार के इकबालपुर शुगर मिल से चीनी चोरी होने का पूरा मामला है, जहां मामले में बैंक को भी शोकाज नोटिस भेजने के निर्देश हैं, जहां संतोषजनक जवाब न मिलने पर एफआईआर के निर्देश हैं। हरिद्वार के इकबालपुर शुगर मिल से चीनी चोरी होने के इस पूरे मामले में निर्देश दिए गए हैं। मामले में बैंक को भी शोकाज नोटिस भेजने के निर्देश हैं। तो इकबालपुर चीनी मिल से गायब हुई थी 9 करोड़ की चीनी। गन्ना एवं चीनी उद्योग सचिव विजय यादव का बड़ा बयान। चीनी गायब होने के मामले में शासन को रिपोर्ट मिली है। जांच के बाद बैंक को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। चीनी मिल पर बैंक का भी लॉक होता है, तो वहीं अगर अवैध तरीके से चीनी गायब हुई है तो बैंक भी जिम्मेदार है और इसके लिए अब जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। बैंकर्स बताएंगे। देखिए, दो चीज़ें, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई लॉक तो था नहीं। होता क्या है कि 2 साल के बाद की जो चीनी होती है वो खाने योग्य नहीं मानी जाती। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो उसको सेल कर देते हैं, जो बिस्किट कंपनी वगैरह जो उस तरह की चीनी को यूज करती हैं वो ले जाती हैं, लेमन जूस वगैरह की जो बहुत सारा यूज है उसके बाद, या फैक्ट्री ओनर्स ये करते हैं कि ख़राब चीनी को बीच बीच में मेल्ट करके फ्रेश चीनी बनाते रहते हैं, क्योंकि उसका कलर ख़राब हो जाता है, इसीलिए खाने योग्य नहीं माना जाता और कोई पॉइजनस नहीं होता। बैंकर्स बताएं। तो विशेष संवाददाता सुदीप जैन बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई होगी और बैंक पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर अवैध तरीके से ये गायब हुई है चीनी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बैंक भी जिम्मेदार हैं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, हरिद्वार जिले के इकबालपुर चीनी मिल का मामला है और करीब 2 माह पुरानी ये बात हो गई जी। जब शुगर मिल से 9 करोड़ रुपए की चीनी गायब हो गई। 9 करोड़ रुपए की चीनी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इस पे कोई चोरी भी कर ले जाएगा तो उसे कई वाहन चाहिए होंगे। उस वक्त मामला सुर्खियों में आया था तो राज्य के चीनी गन्ना कल्याण विकास मंत्री जो सौरभ बहुगुणा है, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। इसमें बेसिक जांच रिपोर्ट शासन को मिल गई है और चीनी चोरी मामले में एक बैंक को भी शोकॉज नोटिस दिए जाने की अब तैयारी है और संतोषजनक जवाब यदि नहीं आता तो जिलाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए जाएंगे। सचिव विजय यादव ये जरूर कहते हैं कि रिपोर्ट शासन को मिली है, लेकिन बैंक का भी एक लॉक होता है। यदि इनलीगल तरीके से गायब हुई है चीनी तो इसमें बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है कि कोई बैंक का स्टाफ या बैंक का ही कर्मचारी इस पूरे प्रकरण में शामिल हो। बिल्कुल, फिलहाल इस संबंध में लगातार जांच आगे जारी है। ठीक है सुदीप, बने रहिएगा आप हमारे साथ।
जोशीमठ में भूस्खलन के चलते 27 आंगनवाड़ी केंद्र प्रभावित हुए हैं, तो वहीं 27 आंगनवाड़ी केंद्रों को अन्य जगह शिफ्ट कर शुरू करने के महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि जोशीमठ में 27 आंगनबाड़ी केंद्र भूधसाव के चलते प्रभावित हुए हैं, जिन्हें शिफ्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। जोशीमठ में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे, जो कि जोशीमठ की इस आपदा में प्रभावित हुए हैं, वो लगभग 27 हैं। और इन 27 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना कोई भवन नहीं था। वो या तो सरकारी संस्थाओं में, या तो विद्यालयों में, पंचायत घरों में, अथवा जो है किराए के भवन में, तीनों व्यवस्थाओं में संचालित थे। इससे जुड़े हमारी जो महिलाएं थी, गर्भधात्री हो या गर्भवती महिला हो, अथवा हमारे 0 माह से लेके हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, लगभग इन सब की संख्या लगभग 154 जो है ये संख्या निकल कर आई है। जोशीमठ में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे, जो चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हैं सुदीप। देखिए किस तरीके से प्रभावित हुए हैं भूधसाव के चलते 27 आंगनबाड़ी केंद्र, और उनको शिफ्टिंग के आदेश दिए गए हैं। क्या ग्राउंड जीरो पर चल रहा है? जी देखिए, जोशीमठ में जो भूधसाव का क्षेत्र है, जो दायरा है, वो बढ़ रहा है और अब लोगों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में प्रयास जारी। इसी क्रम में जो उस क्षेत्र में काम करने वाली राज्य सरकार की अलग अलग इकाइयां, चाहे वो विद्यालय हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो या अन्य स्थान हो, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी के क्रम में 27 आंगनबाड़ी केंद्र भी शिफ्ट किए जाने हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र एक आम व्यक्ति के परिवार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के पालन पोषण से लेकर बच्चों के टीकाकरण आदि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब इन 27 आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्यत्र स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एक रिपोर्ट मांगी गई है जिले से, इसके आधार पर अगला निर्णय होगा, क्योंकि चाहती ये भी है राज्य सरकार कि जो जिस स्थान पर लोग बस रहे हैं अब या जा रहे हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्रों को भी उधर ही शिफ्ट किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, तो जल्द से जल्द इस संबंध में भी आगे कहीं ना कहीं योजना तैयार की जा रही है। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। 110 पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता भंडारी की मां ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के जरिए पत्र भेजा है। इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की पैरवी अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफिस के वकील से करवाने की मांग उठाई है। दरअसल सरकार द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, लेकिन अंकिता के परिजन इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। ऐसे में मजबूत पैरवी के लिए वकील बदलने की मांग अंकिता की मां ने सीएम धामी से की है। वहीं अंकिता की मां ने सीएम को भेजे मांग पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान उनका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रखने की भी मांग की है। जो जितेंद्र रावत है उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे बिना अनुमति के मतलब उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि मतलब हमारी सहमति से, मतलब हम अपनी सहमति से एडवोकेट रखेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम धामी जी से मतलब इस बारे में बात करेंगे, आप मतलब चिंता मत करो, हमें मतलब एडवोकेट मतलब हमारी मर्जी से मिल जाएगा। तो देखिए डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत केस की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता की मां की तरफ से ये गुहार लगाई गई है कि उनका वकील बदला जाए और साथ ही साथ पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जो आरोपित है, जो मुख्य आरोपित है पुलकित, उसकी पॉलीग्राफी और नार्को के टाइम एक प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे, इसकी भी मांग सीएम पुष्कर सिंह धामी से मृतक अंकिता की परिजनों ने लगाई है। अब इसकी ओर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है ये देखना होगा। केस की पैरवी आपको बता दें, फिलहाल जितेंद्र रावत के बजाय अन्य वकील से कराने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला ये बहुचर्चित ये पूरा मामला रहा और इसमें एसआईटी का भी गठन है और लगातार जांच की जा रही है। उच्च स्तरीय इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि इसकी पैरवी किसी अन्य भरोसेमंद वकील से कराने की मांग अंकिता के परिजनों की तरफ से की जा रही है।
डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत फिलहाल अभी केस की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें ही नियुक्त किया गया है, लेकिन परिजन कहीं ना कहीं नाखुश हैं कार्रवाई से और इसी के चलते वो चाह रहे हैं कि उनका वकील बदला जाए और इसी की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस और साधु संतों के खिलाफ विवादित टिप्पणी किए जाने को लेकर संत समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए कहा है कि साधु संतों से माफी मांग ले, वरना नागा सन्यासी उन्हें ठीक कर देंगे। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान में साधु संतों के लिए महाशैतान और जल्लाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। स्वामी प्रसाद जैसे लोग पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर उंगली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है, या बहुत बड़ा आपको एक पद या पैसे मिलने का लालच मिल चुका है। आज निस्संदेह भारतीय परंपराओं पर आपका जो निरंतर कुठाराघात हो रहा है, यह कुठाराघात आपके लिए हानिकारक है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कनखल के दिव्य मंदिर आश्रम में आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। हालांकि कुछ देर वहां रुकने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री वापस लौट गए। अधिक जानकारी देते हुए आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि हमने उनसे शासन संस्कृति के बारे में बातचीत की है। नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में वन तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए देहरादून एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर हाथी दांत के तस्करी का आरोप है। आरोपियों के पास से 9 किलो हाथी का दांत भी बरामद हुआ। मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए मामले की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर खास की सूचना व अन्य जानकारी प्राप्त होने पर कि रामनगर कालाढूंगी में हाथी दांत की तस्करी की जा रही है, इस सूचना पर एसटीएफ के निरीक्षक श्री अबुल कलाम द्वारा थाना रामनगर व वन विभाग की टीमों को साथ देकर संयुक्त अभियान व मुखबिर खास की सूचना पर 3 अभियुक्तों को 9 किलो हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दीपक चिलवाल निवासी पौलगढ़, अरविंद व अमित कुमार निवासी बाजपुर को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर खास की सूचना व अन्य आज एसटीएफ और रामनगर वन प्रभाग की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें कि 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनसे हाथी दांत बरामद हुआ है लगभग 9 किलो वजन का, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज एसटीएफ उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एसटीएफ को अंदेशा था कि राज्य में ऐसे 36 फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं, जो मुन्ना भाई की तरह फर्जी डिग्री पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले दिनों एसटीएफ ने 2 फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की थी और अब 4 नए मामले और निकलकर सामने आए हैं। ये सभी रायपुर क्षेत्र के तुनवाला और रंझावाला क्षेत्र में एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के आधार पर अपना क्लिनिक चला रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूरे गिरोह को शिकंजे में लेने की तैयारी कर रही है। मुकदमा था 10/1/2023 को थाना नेहरू कॉलोनी में एसटीएफ द्वारा ये पंजीकृत कराया गया था 19/23, जिसमें ये था कि कुल 36 डॉक्टर्स ऐसे पाए गए थे जो फर्जी बीएमएस की डिग्री लेके जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे अलग अलग जगह।
तो इसमें जो है कल हमारी टीम ने 4 ऐसे डॉक्टरों को पकड़ा है, जिसमें रोशन कुमार काला जो देहरादून के रायपुर का रहने वाला है, अजय कुमार काला इसी का ही भाई है ये, तीसरा मनोज सिंह नेगी है, ये पुष्प विहार तून वाला, ये भी थाना रायपुर से है, और चौथा जो है डॉक्टर अनुराग नोटियाल। तो इन चारों से जब कल हम लोगों ने, हमारी जॉइंट टीम ने पूछताछ की तो इनकी ये अपनी डिग्रियां और वो सब जो जांच हुई वो भी वही फर्जी थी। तो इन चारों लोगों को जो है हम अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। मुकदमा था 10/1/2023 को थाना नेहरू कॉलोनी में STF द्वारा ये। तो देखिए, फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं जो कहीं ना कहीं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फर्जी डिग्री पर ये खुद का क्लिनिक चला रहे थे और ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मरीजों की जान के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से ये अपराध होने से बचा है, जहां 4 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी डिग्री पर ये अपना क्लिनिक चला रहे थे।